कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी करते दिखाई देता है। असल में ये लोग बहुत गरीब हैं, उनको जिंदगी गुजारने के लिए चोरी करना पड़ता है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और इस कोयले को एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं। इसी दुकान में जलेबियां भी बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहते हैं कि मुझे जलेबी खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियां खिला पाए। सरू कहते हैं कि एक दिन इस दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे और कोयले के बदले थोड़ा सा दूध दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, जहां पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपने माँ के साथ रहते हैं। तभी माँ दोनों बच्चों से पूछती है कि ये दूध कहाँ से लाया, लेकिन ये इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसी रात सरू का भाई गुड्डू काम पर जाता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर जाऊंगा। उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ काम पे नहीं जा सकते क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती है और इस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो। सरू अपने सिर के ऊपर कुर्सी उठाकर दिखाते हैं और साथ ही साथ वो साइकिल भी उठाने का कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू के जिद करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ लेके जाना पड़ता है। ये दोनों के दोनों ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू के गोद में ही सो जाते हैं। उसका भाई उसे उठाने का कोशिश भी करता है पर सरू बहुत छोटा है और उसे नींद भी आ रही है और वो कहता है कि मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लिटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम करके लौट आऊंगा, तुम यहीं पर रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई से कहता है कि जब तुम लौटोगे तो जलेबी लेके आना। गुड्डू कहता है ठीक है और सरू कहता है कि 2000 जलेबियां। इसके बाद गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद रात जब और भी गहरी हो जाती है और स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरे स्टेशन में सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वो होता है सरू। सरू वहीं प्लेटफॉर्म में खड़ी एक स्टेशन में बैठ जाता है और कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर घबरा जाता है और ट्रेन में चारों तरफ भागता है और वो अपने भाई को आवाज भी देता है। साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश भी करता है पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक होती है, इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी वो ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ये ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंच जाता है, यानी कि सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खंडवा जिला से है। वो स्टेशन से उतरता है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और वो कहता है कि मुझे घर जाना है, पर वहाँ पे सभी बंगाली में बात कर रहे होते हैं और सरू को किसी की भी बात समझ में नहीं आ रहा था। वो वहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ बैठ जाता है जिसके पास कोई भी घर नहीं होता। पर कुछ ही देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, पर सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में इतने बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है। उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी उसे देवी माता की एक मूर्ति दिखती है। वो देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ की चरणों में जो प्रसाद होता है वो खा लेता है। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक में चलता है और वो अपना घर जाना चाहता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है और वो कहता है कि गणेश तल्ले। एक मध्य प्रदेश में इतना छोटा गांव होता है कि उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है और नहलाती है और वो कहता है कि कल सुबह एक आदमी आएगा और वो तुम्हारी मदद करेगा और वो तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। अगली सुबह यहाँ पे एक रामा नाम का आदमी आता है और वो सरू के पूरे बॉडी को चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया है, उन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है और वो मौका देखते ही इस घर को छोड़ के भाग जाता है। सरू कई दिन हावड़ा ब्रिज के पास गुजारता है। उसे हमेशा मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी का मदद किया करता था। वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, पर अब वो वहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता है। सरू को इसी तरह से यहाँ पे 2 महीना बीत जाता है और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और वहाँ से सरू उसका नकल उतार रहा होता है और वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है, जिसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और वो बताता है कि इस लड़के को बांग्ला बोलना नहीं आता है, वो हिंदी में बात करता है। और जब मैंने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है तो वो गणेश तल्ले बताता है। इस जगह के बारे में ना लड़के को पता होता और ना ही पुलिस वाले को कुछ पता नहीं होता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक बहुत ही छोटा सा गाँव है। ये लड़का सरू से उसकी मम्मी की नाम पूछता है और सरू कहता है मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का नाम नहीं पता होता है। पुलिस उसके परिवार को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है
पर सरू के घर वाले और परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए उसे पुलिस एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। सरू 3 महीने वहाँ पे गुजारता है और 3 महीने के बाद सरू से एक लेडीज मिलने आती है जिसका नाम MS सूद होता है। वो सरू को बताता है कि हम 3 महीने से तुम्हारी अम्मी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया, जिस न्यूज़पेपर को हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपने अम्मी के पास और गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। सूद कहती है कि हमने हर जगह तलाश करने की पूरी कोशिश की, अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो कि तुम्हें गोद लेना चाहता है, बहुत अच्छे लोग हैं, उसके साथ तुम बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद MS सूद सरू को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। यहाँ पे कुछ और भी बच्चे होते हैं। MS सूद इंग्लिश में टेबल मैनर के सारे वर्ड को सिखाती है और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को गोद लिया होता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। सरू को वो अपने घर लेके आ जाते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाले सरू जब ये घर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रहता है और साथ ही साथ वो बहुत गुमसुम भी होता है। ये देश, यहाँ के हवा पानी, ये लोग सरू के लिए नए होते हैं। सरू की मॉम, जिसका नाम सू है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, और वो सरू से इंग्लिश में कहता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे उनकी भाषा, उनका रहन सहन, सब कुछ सीखना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही जल्द वो इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। जॉन और उसकी वाइफ सू सरू को अपने बेटे की तरह प्यार करता है। वो इसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होने देते। 1 साल बाद वो और एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ इस बच्चे को समझाने और कंट्रोल करने का बहुत कोशिश करती है क्योंकि वो इसकी मदद करना चाहती है। इसी रात को मिसेस सू रो रही होती है। सरू उसके पास जाता है, उसकी आंखों से आंसू पोंछता है और उसके गले से लग जाता है, यानी कि अब सरू उसको पूरी तरह से अपनी मॉम मान चुका है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सरू अब 20 साल का हो गया है। मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ सू, जो कि सरू का मॉम डैड है, उनको सरू पे गर्व होता है कि वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए बैंकॉक जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रो की क्लास में पहुंच जाता है। सरू कहता है कि वो अपना होटल खोलना चाहता है और साथ में ये भी बताता है कि वो इंडिया में कोलकाता से है। इसके बाद यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब के सब हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पे सरू भी जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पे खाने में बहुत सारा इंडियन फूड भी होते हैं। और सरू यहाँ पे जब जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू से कहा था और उसके भाई ने कहा था कि वो जलेबियाँ जरूर खिलाएगा और सरू ने कहा था एक दिन वो सारे जलेबियां खरीद लेंगे। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कोलकाता से नहीं है, वो और किसी जगह से है। बचपन में वो खो गया था और वो एक ट्रेन में बैठ गया था। जब ये ट्रेन रुका तो वो कोलकाता पहुंच गया था। यहाँ पे एक लड़का पूछता है कि तुम ट्रेन में कितना दिन तक था? सरू कहता है कि 2 से 3 दिन। वो लड़का उसका गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है कि गणेश तल्ले, लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता कि सरू के गाँव का नाम गणेश तल्ले है या फिर कुछ और, क्योंकि काफी दिन बीत चुके थे और उसे अब अच्छी तरीके से हिंदी बोलना भी नहीं आता था, वो सिर्फ इंग्लिश बोल सकता था। यहाँ पे एक लड़का कहता है कि कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से जहाँ पर तुम बचपन में पहुंचे थे, वहाँ से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाए तो तुम्हारे गांव के आसपास का रेडियस में पहुंच सकते हैं। यहाँ पे एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताते हैं। वो कहती है कि गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, पर सरू इस बारे में और ज्यादा बात करने से मना कर देता है। इसके बाद ये उस पार्टी से निकल जाता है। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, इसीलिए रात को दोनों फिजिकली एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसको अपनी परिवार, घर और गांव का याद आता है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसके मॉम, भाई बहन उसके लिए कितना परेशान होंगे। इसीलिए वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए और साथ ही साथ स्टेशन से अपने घर की जो दूरी होती है उसकी कैलकुलेशन करके हर तरह से अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिशें पूरी तरह से बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और सरू का रिलेशन अब और भी गहरा हो गया है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई का छवि दिखती है और उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कहता है कि उसे घर चले जाना चाहिए। सरू अपने परिवार की यादों में अपने आप में इतना खोया होता है कि वो धीरे धीरे लूसी से भी अलग हो जाता है और लूसी को कहता है कि तुमको मुझसे भी बेहतर इंसान मिलेगा।
लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। कई महीने बाद लूसी को सरू एक दिन एस्केलेटर पर देखता है तो वो उससे बात करता है और वो लूसी से कहता है कि वो लूसी को बहुत मिस करता है। उसके बाद फिर से ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू से कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सरू अपनी मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक ये लगता था कि उसके मॉम ने उसको इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती, पर सू सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती हूँ, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की परिवार की जरूरत है। वो सरू को बचपन का एक एक्सपीरियंस भी बताती है। वो कहती है कि मेरे डैड बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते थे, वो अच्छे इंसान नहीं थे, मैं हमेशा डरी डरी रहती थी और एक दिन जब मैं घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले, मगर दूसरी तरफ मुझे एक बच्चा दिखा जिसकी बॉर्न स्किन थी और अगले ही पल वो बच्चा मेरे साइड में आ खड़ा था। इस पल मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी में आया, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरू को यहाँ पे एहसास होता है कि उसे अब अपनी मॉम के साथ देना चाहिए और साथ में ही वो अपने भाई को भी ढूंढना चाहता है। इसीलिए वो फिर से एक बार गूगल अर्थ पर अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। उसके बाद वो धीरे धीरे उसके अगल बगल के पूरे एरिया को सर्च करता है और उसे उसका गांव जिसका नाम गणेश तल्ले है और वो मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खानवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से वो बहुत खुश होता है और ये बात लूसी और अपने मॉम को भी बताता है और उसकी मॉम उसके लिए बहुत खुश होता है क्योंकि उसके मॉम और उसके डैड भी चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। सरू अब भारत आ जाता है और वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर वो अपना बचपन बिताया था। वो धीरे धीरे बचपन की यादों से आगे बढ़ता हुआ उस गांव तक पहुंच जाता है जहां पर वो अपने मॉम, अपने भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था। पर अब ये घर में कोई भी नहीं रहता और वो आस पड़ोस से पूछने की कोशिश भी करता है पर उसकी भाषा किसी को भी समझ में नहीं आती और ना ही वो अब हिंदी समझ सकता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिनको इंग्लिश आता है। सरू उसे अपना और अपने भाई बहन का नाम बताता है और उससे पूछता है कि जो परिवार इस घर में रहता था वो कहाँ चला गया, पर वो आदमी उसके बात का जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है और कुछ ही पल में वो लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है और सरू जब उस तरफ जाता है तो देखता है कि उसके सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि यह वो होती है जिसकी गोद में सरू अपना बचपन बिताया था और उसकी जन्म देने वाली मॉम होती है। वो उसके गले लगाकर बहुत रोता है। सरू की मॉम इस गांव को छोड़कर इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पे होती है। वो अपनी बहन को भी अपने गले से लगा लेता है पर सरू अपने भाई से नहीं मिल पाता। इसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पे गया था पर सरू को नींद आ गया था, इसीलिए उसके भाई ने उसे बेंच में सुला दिया था। जब उसका भाई जा रहा था तब सरू ने अपने भाई से कहा था कि सुबह जलेबी लेके आना। उसी रात को उसके भाई गुड्डू का ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, यानी कि एक माँ ने एक ही रात में 2 बच्चों को खो दिया था और उसकी उम्मीद ईश्वर पर उसकी आस्था थी जो इतने सालों तक अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार करती रही और आज 25 साल बाद उसका बेटा वापस लौटा है। सरू उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से अपने मॉम और डैड को कॉल करता है और वो उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है, पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज भी आप मेरे लिए वही हैं जो पहले थे, आप मेरे मॉम डैड हो। इसके बाद सरू इन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पे वो अपने भाई के साथ खेला करता था और इन जगहों पर जाने से उसे बचपन की याद आ जाता है जब इन्हीं जगहों पर वो अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को यहाँ और एक बात पता चलता है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू होता है जिसका मतलब होता है लायन। अंत में हमें कुछ रियल फोटोज दिखाई जाती है जिसमें सरू का माँ बाप जिसने उसको अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं। इंडिया में जो सरू का असली मॉम होती है वो उसे गले से लगा लेती है। तो ये थी सरू की रियल लाइफ स्टोरी और ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि भारत में हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन इसमें 1% भी बच्चे ऐसे नहीं होते जिनकी किस्मत सरू की तरह हो। इसीलिए इस पूरी कहानी या पूरी फिल्म का जो रियल हीरो है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ सू है जो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपना बच्चा पैदा ना करके इन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है, ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके। अगर इस दुनिया में हर इंसान की सोच इसी तरह हो जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगा। तो ये थी कहानी फिल्म लायन की जो सन 2006 में रिलीज हुआ था। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।